Assalamualaikum dear students. Today beta, our topic is about distance and displacement. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करी थी उन ही को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो स्केलर और वेक्टर का हमने कवर किया था। अच्छा, स्केलर और वेक्टर का हमने कहा था कि दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज को जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की नीड ना हो, सिर्फ नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन हो जाए, ऐसी क्वांटिटीज को हमने कहा था कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने वेक्टर्स को भी कहा था कि अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बताना लाजमी हो जाए, विदाउट डायरेक्शन आप उसको एक्सप्लेन ना कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटीज है। अब जितनी भी फिजिक्स में टर्म्स आप यूज करोगे, या ये कह लीजिए कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं आगे, वो तमाम के तमाम टॉपिक्स के अंदर हम उसकी नेचर बताएंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ये आइदर कौन सी नेचर है, स्केलर नेचर है या वेक्टर नेचर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम थोड़ा सा साथ लेकर चलेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? डिस्टेंस का हम नॉर्मली वर्ड करते हैं कि सपोज फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एंड दिस इज आवर पॉइंट बी। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करके जा रहे हो, और पॉसिबिलिटी है कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करके जाएं, तो हमें जो है वो थोड़ा सा कुछ टर्न्स वगैरह लेने पड़े और हम इसमें से मूव करके जाएं, पॉसिबिलिटी है। दूसरा कोई डिस्टेंस हो सकता है कि हम इस तरीके से कोई राउंड फॉर्म में मूव करके चले जाएं, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम बिल्कुल डायरेक्टली जो है उस प्लेस पर पहुंच जाएं। तो ये हमारे कुछ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2 और पॉसिबिलिटी नंबर 3। तीन हमारे पास पॉसिबल वे हो सकते हैं किसी भी जगह पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए। अच्छा, अब इन दोनों जगहों पर ए से बी तक हम तीनों पॉसिबल वेज में ए से बी तक ही पहुंचे हैं, मगर वे अलग अलग यूज किया, वे में लगने वाला टाइम हमारा डिफरेंट लगा। तो इसको हम कहते हैं द स्पेस कवर्ड बिटवीन द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। स्पेस covered by body in। अच्छा, एक बात और, अगर देखें ए से बी तक का जो डिस्टेंस आपने स्पेस को कवर किया है, क्या ये एक फिक्स डायरेक्शन में किया? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट की डायरेक्शन अलग थी बिल्कुल। यहाँ पर अगर उसके छोटे छोटे पार्ट बनाने, तो देखो इसकी डायरेक्शन एक अलग है, यहाँ से अलग डायरेक्शन है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट है, इस पार्ट की बात करें तो स्ट्रेट है, फिर टिल्ट है, फिर डाउनवर्ड की तरफ है, और फिर डाउनवर्ड की तरफ, और फिर मजीद डाउनवर्ड। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। ऐसे ही हुआ, हर पॉइंट पर मैंने इसको स्मॉल सेगमेंट में जोड़ दिया, तो हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ 1 हैज अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसी वजह से इसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पेस कवर्ड बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर जाए बॉडी, उसको हम डिस्टेंस कह रहे होते हैं। गॉट इट? नाउ इन अ सिमिलर वे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पाथ नंबर 2, यहां पर अगर हम देखें फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान में बॉडी ने अगेन स्पेस कवर किया, बिल्कुल किया, लेकिन क्या इस दफा इनकी डायरेक्शन चेंज हुई या वही सेम रही? तो हम देखेंगे, कहेंगे कि हाँ देखें कि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। हाँ, इसकी एक ही डायरेक्शन है, तो इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
तो वो क्वांटिटी या वो स्पेस जिसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन भी शामिल हो, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसको आप कैसे कहेंगे? स्पेस या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, स्पेस covered by body in particular डायरेक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तो फिर उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम इनको डिफरेंट तरह से समझा सकते हैं और एक तरह एक्सप्लेन करना चाहे तो कि स्पेस, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट को एक समझा सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है ना। अब ये कैसे, देखिए अगर हम वे नंबर 1 को देखें या पाथ 2 को देखें या पाथ 3 को देखें, तीनों रास्तों के अंदर हमें सबसे शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटा डिस्टेंस कहां पर मिल रहा है? 1 में, 3 में या 2 में? तो डेफिनेटली आप देखोगे कि सबसे छोटा रास्ता जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का रास्ता रेड नंबर या पाथ नंबर 3 है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि कहीं भी हमें अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर अगर जाना हो तो डेफिनेटली हम कौन सा यूज करते हैं? जो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई टर्न से आपने एक साइड दूसरा टर्न करना है और फिर जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे यानी बी पॉइंट में पहुंचने के लिए, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो ए पॉइंट में जाने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बाय रोड जाते हैं तो रोड स्ट्रेट गए, फिर टर्न कर कर किसी और साइड पे जिस पॉइंट पे आपने पहुंचना है वहां जाने होते हैं। तो ये तो इसका आपने नॉर्मल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो आप इस तरह से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करोगे, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ओके, तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी वे से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप कोई स्पेस कवर कर रहे हो तो डिस्टेंस कहलाएगा, और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में वही स्पेस कवर कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं इसी को और मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी और पॉइंट में, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को जब डिफाइन किया जाता है या सैंपल बताया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? It is denoted by S arrow। किसे नोट करेंगे? शब्द क्या है? S। एस के ऊपर एरो, दिस एरो शो, क्या शो करेगा बेटा? ये दिस एरो शो दैट द डिस्प्लेसमेंट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तभी हमने उसके सिंबल के ऊपर एस लगाया। ठीक है, ताकि शो हो सके। हालांकि दोनों के देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिंबल यहां पर भी एस, यहां पर भी एस, लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क किस चीज का है कि डिस्टेंस बात कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? उस पर एरो का। ठीक है, दैट शोज कि ये जो क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि अगर आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें? भाई आपसे कहा है कि भाई हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया और बी पॉइंट में मूव करने के लिए हमने यूज किया वे नंबर 1, फर्स्ट वे हमने यूज किया। इस फर्स्ट वे में हमारी जो स्पीड थी, लेट्स सपोज हमारी जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड थी और हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगा वो हमें 2 आवर्स लगे। कितना लगा? 2 आवर्स लगे। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अस? हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी बाय यूजिंग द वे नंबर 1। ठीक है, पहला रास्ता यूज किया तब। तो कैलकुलेट करना तो आसान है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है S is equal to V times T। Distance covered by the body can be calculated by the product of velocity into time। आप देखो स्पीड को भी टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि बॉडी ने कवर किया होगा। अगर हम यह कैलकुलेट करें तो हमें फॉर्मूला मिला S is equal to, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं S is equal to V की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 2 आवर। आवर से आप कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो S यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। मतलब आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना ट्रैवल किया? 160 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये अराउंड जो है वो हैदराबाद टू कराची का डिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब सिंपली एग्जांपल के तौर पे आपको ये एक एग्जांपल दी गई थी जिससे आप इजीली मालूम कर सकते हो कि हमने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फार्मूले की डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा? S is equal to V into T। फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन यहां पर फार्मूला हम जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के ऊपर S होता है, एरो नहीं होता। डिस्टेंस बनता है स्पीड कवर्ड बाय द बॉडी इनटू टाइम। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, स्पीड V का मतलब वहां पे स्पीड कंसीडर किया जाता है, स्पीड ऑफ द कार इनटू टाइम। यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट की होगी और वो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे v स्पीड नहीं कहा जाएगा, v को यहाँ पे v एज अ वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी और इस वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगा होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? एरो होता है। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेलोसिटी का, हम आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वेलोसिटी का एरो क्यों आता है और वेलोसिटी को जो है वो हम क्या कहते हैं। तो अब इतना याद रखिए कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो किसी बॉडी का, displacement covered by the body can be calculated by the multiple या product of velocity of the car or time taken by the car to reach from A point to B point। तो इस तरह से हम इस फार्मूला के जरिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला सेम है, वैल्यूज आपको सेम दी जाएगी, वेलोसिटी स्पीड दी जाएगी और टाइम दी जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना बेटा, मेन बात ये याद रखना है आपने कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं, न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी चैप्टर की थर्ड चैप्टर के आप 3 पॉइंट जो है वो आगे देखिए 3.6 है, 3.7 है, इस तरह से और जो आपको प्रॉब्लम गिवन है। मैं लास्ट में प्रॉब्लम की बात करूं, एक्सरसाइज की बात नहीं करना, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो वहां पे आप किसी में नोट करेंगे कि वहां पर स्पीड का वर्ड यूज किया गया है कहीं पे, ठीक है ना, और कहीं पर जो है वो वेलोसिटी का वर्ड यूज किया गया है। तो स्पीड का मतलब अगर दिया जाए तब भी हम वही बात कंसीडर कर रहे होते हैं, वेलोसिटी का वर्ड यूज किया जाए तब भी हम वही बात कंसीडर कर रहे होते हैं। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर स्पीड लिखा हुआ है या वेलोसिटी का, हम एक ही चीज को मतलब उसको स्पीड समझ के लगा रहे होते हैं, ये वेलोसिटी कंसीडर करके लगा रहे होते हैं, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, वहां पर हम इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करते कि हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, नंबर्स वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में हमारे कि नंबर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड। नंबर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें किसी वेक्टर क्वांटिटी की, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी,
तो मैंने बताया था क्लास में कि वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें आपको चाहिए होती है। वो क्या क्या होती हैं दो चीजें? मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। जबकि अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर में जस्ट क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन की होती नहीं है, ऐसा ही है। तो अगर आपको स्पीड का वर्ड कहा जाए या वेलोसिटी का वर्ड कहा जाए, कब किसमें? सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, अगेन आई रिपीट, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम में हम न्यूमेरिकली सॉल्यूशन करते हैं, प्रॉब्लम में क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं। और इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर हम जस्ट नंबर की बात करते हैं। नंबर का मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसको डायरेक्शन की तो बात करते ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं न्यूमेरिकली में वर्ड वेलोसिटी का यूज करूं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, वेलोसिटी का यूज कर रहा हूं, तब भी मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं स्पीड का वर्ड कह रहा हूं, तब भी मैं उसका मतलब मैग्नीट्यूड का ही कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कहा जाए या वेलोसिटी कहा जाए, स्पीड कहा जाए या वेलोसिटी कहा जाए, सेम एज इट इज डिस्टेंस कहा जाए या डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त तो आप क्या करोगे? दोनों को एक ही प्ले मानोगे। हाँ, जब आप कोई में सॉल्व कर रहे हो या कोई आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो या कोई फार्मूला लिख रहे हो, तो फिर वहां पर हम इसको मेंशन करेंगे, तो फिर वहां पर इसको वेक्टर क्वांटिटी मेंशन करना लाजमी होगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल में हम क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसीलिए दोनों को एक ही चीज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो होप के बार आपको समझ में आ गई होगी। हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसके डिनोशन पढ़ी, हमने फार्मूला पढ़ा। नाउ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट कैसे निकालें? आपको मैंने चारों यूनिट पढ़ाए थे, आप जो है उसके निकाल सकते हो यूनिट को। अगर हम एफपीएस में इसकी बात करें, एफपीएस सिस्टम में, इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? फुट। डिस्टेंस यूनिट क्या था? लेंथ यूनिट क्या था? फुट था। अगर यही हम जो है वो सीजीएस के में बात करें, एफपीएस की जगह सीजीएस से बात करें, तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यही हम यूनिट जो है वो एफपीएस सीजीएस के अलावा हम बात करें एमकेएस में या एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में क्या होगा? फुट का यूनिट, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। तो ये यूनिट जो है वो उसके डिस्टेंस के होंगे। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने फिर दोबारा बताया कि इनके नंबर्स वगैरह सेम होते हैं, तो यूनिट्स में भी कोई फर्क नहीं होगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन का होता है और किसी चीज का फर्क नहीं होगा। इसीलिए फार्मूला भी सेम है, इसीलिए यूनिट भी सेम ही होंगे, यूनिट में भी कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर इनकी यूनिट लिखें तो आप यूनिट एफपीएस यूनिट क्या होगा? अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फुट, और फुट का सैंपल एफटी। सीजीएस में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगेन होगा आपके पास सेंटीमीटर, सैंपल इसका सीएम। और अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। क्लियर? ये इसके पॉइंट हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ डिस्टेंस को हम एक और बात भी साथ हासिल कर सकते हैं। भाई हमने यह लिखा था ना कि इन एनी डायरेक्शन, डिस्टेंस का मतलब क्या है? स्पेस कवर्ड बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन, कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं दी। हमने हर पॉइंट में देखा कि डायरेक्शन इसकी चेंज
अप डाउन हो सकती है, हर पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है, होने दीजिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो सकती है इसका मतलब इट हैज नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, इसकी नेचर क्या है, स्केलर नेचर है या वेक्टर नेचर है। हमने पढ़ा था स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मैं आप इसकी नेचर को डिफाइन करना चाहूं, नेचर ऑफ द डिस्टेंस, वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम नेचर डिफाइन करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो हम इसी को एक दो बातें और मतलब थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज, चलो मैं आपको कह दूं कि ये हमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट हाँ, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, हमने सर्किल पॉइंट पे मूव किया हमने, और मूव होने के बाद हमने कहा एक सर्कुलर लूप हमने कवर किया, कंप्लीट किया, या जस्ट लाइक द मिडल ऑफ द क्लॉक व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द 12 एंड एंड एट द 12 नंबर, ठीक है। तो तकरीबन 12 से स्टार्ट होकर 12 पे अगर रुक रही है और उसकी वन रोटेशन से कवर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ मच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और हाउ मच द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो आंसर हम लोग बताएंगे, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स, आप लोग 5 सेकंड में इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसमें डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो कि कुल रोटेशन के बराबर है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस मौजूद है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर की इस बॉडी ने या निडल ने जो कि क्लॉक पर घूम रही थी 12 से स्टार्ट हो पूरी राउंड की सर्कुलेशन मोशन करने के बाद अगेन 12 पर मौजूद हुई, क्या वहां तक इसने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया या नहीं, तो आप क्या कहोगे, नो, इट डज नॉट हैव डिस्टेंस बट इट डज नॉट कवर एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करी। और रीजन अगेन क्या है कि बॉडी जब स्पेस कवर करे मगर किसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हम देखते हैं, अगर मैं इस मार्कर से आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट्स सपोज कि ये इसकी जो है वो डायरेक्शन है, जो इसका हेड है ये इसकी डायरेक्शन है। अगर इस पॉइंट के सर्किल पॉइंट के बाद को ये पॉइंट सर्कुलर मूव कर दो, इसकी डायरेक्शन क्या हर वक्त चेंज हो रही है, नहीं हो रही। अगर ये सर्कुलर मूव कर रहा है तो जैसे जैसे सर्कुलर मूव करता चला जाएगा हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, यहाँ पर पॉइंट पहुंचेगा इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, तो हर पॉइंट पर बॉडी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो कवर किया बॉडी ने मगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कवर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो है वो कोई मूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्टेंस, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक बात आपको पता लगी कि ये इसके अलावा है, ठीक है, in every motion body must cover some distance but
इट इज नॉट श्योर। It was not sure, या इसको ऐसा कह लीजिए कि it may or may not be covered from distance. It may or may not be covered displacement. ठीक है, तो हर डिस्टेंस अगर मैं दोबारा यहाँ पर करूँ ए से बी तक पहुंचे, हमने रूट 1 यूज किया। रूट 1 के अंदर भी हमने क्या कवर किया, एक स्ट्रेट लाइन में गए, ठीक है, बल्कि नहीं स्ट्रेट लाइन में नहीं गए, हमने डायरेक्शन चेंज करी, डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपको वो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फिर आपने 2 में देखा, यहाँ देखा तो आपने कहा था डिस्टेंस अगेन ट्रेवल हुआ, डायरेक्शन सेम नहीं थी, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन तीसरे में पोर्शन में देखा तो भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट आपको सर यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बेटा यहाँ पर डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मगर क्या डिस्टेंस कवर नहीं होगा? डिस्टेंस भी तो कवर हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान कोई फासला भी तो लगा, तो वही फासला होने की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर स्पेस कवर हो रहा है तो इट मीन इट हैज सम डिस्टेंस, बट इट डज नॉट श्योर, इट मे और मे नॉट बी कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर हुआ, होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन